नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है भारत की विदेश नीति। हम भारत की विदेश नीति को लेकर के चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ा कि किन तत्वों के आधार पर किसी देश की विदेश नीति बनाई जाती है, किन तत्वों को लेकर के भारत चलता है। उससे पहले हमने भारत की विदेश नीति के सिद्धांत देखे और आज हम देखेंगे भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति की बात करने वाले हम, हमारा टॉपिक है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी की बात करने वाले हम भारत की, कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरीके की है, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं आतंकवाद की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान, ये पहली फॉरेन पॉलिसी के अंदर आता है भारत की के लिए। तो हम पहली अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, पहले पॉइंट को लेकर चर्चा करते हैं, तो क्या है? आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान। देखिए, अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं, वर्तमान 10, 15, 20 सालों की अगर हम बात करें, तो भारत आतंकवाद से ग्रसित रहा है। भारत में आतंकवादी गतिविधियां होती रही है, पाकिस्तान की तरफ से मानो चाहे अन्य देशों की तरफ से, किसी भी तरह आतंकवाद से भारत ने जूझना शुरू किया। और यही कारण था कि भारत ने एक विश्वव्यापी अभियान चलाया इस आतंकवाद के विरुद्ध। तो इन्होंने विश्वव्यापी अभियान चलाने के लिए अगर हम बात करते हैं G77, अगर हम G77 की बात करें, तो शिखर सम्मेलन जब हुआ था G77 का, तो सर्वसम्मति से आतंकवाद के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करवाया। क्या करवाया? G77 ने सर्वसम्मति से आतंकवाद के विरुद्ध प्रस्ताव पारित, ये काम इन्होंने करवाया। इसके अलावा आतंकवाद के विरुद्ध इन्होंने प्रस्ताव पारित करवाने के लिए महासभा में भी जोर दिया, कि महासभा में भी ये बात को उठाया कि आतंकवाद के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हो, तथा जो वित्तीय सहायता दी जाती है इन लोगों को जो आतंकवाद को शरण देते हैं, उन लोगों की, उन देशों की वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिए। इसके संदर्भ में एक विश्वव्यापी अभियान जोड़ दिया। और G15 का जो काहिरा शिखर सम्मेलन हुआ था, किसका? G15 का काहिरा शिखर सम्मेलन। जो G15 का काहिरा शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें भी इस बात पर ध्यान दिया गया, उसमें भी इस बात की चर्चा की गई कि एक इस तरह की एक विश्वव्यापी एक अभियान चले, जिसमें हम पूर्ण रूपेण जो भी आतंकवाद को शरण देते हैं उनकी वित्तीय सहायता को बंद करवाएं। और G15 का 2016, 17, 18, 19 का जो शिखर सम्मेलन है, 2016 अगर हम बात करते हैं, कब का? 2016, 17, 18 इनका जो शिखर सम्मेलन हुआ, इसके अंतर्गत 2016, 17, 18, 19 में शिखर सम्मेलन में इस बात को बिल्कुल उठाया गया। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 70वां, 71वां, 72वां, 73वां, 74वां, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का, अगर हम संयुक्त संघ के अधिवेशन की बात करें 72 से लेकर के, अगर हम बात करते हैं 70 से लेकर 74 तक, 70 से लेकर के 74 तक के जो शिखर सम्मेलन हुए हैं, इसमें भी इस बात के लिए पुरजोर कर प्रयास किए गए कि इस आतंकवाद को रोका जाए। और अमेरिका से सहयोग की बात कही गई, अमेरिका से सहयोग की बात कही कि अमेरिका इस बात में सहयोग करेगा
और अमेरिका ने इस बात के लिए पूर्ण आश्वासन दिया कि हम आतंकवाद के विरुद्ध एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। तो एक तरीके से जो आंदोलन जोड़ा है, एक विश्वव्यापी अभियान जोड़ा है, वो है भारत की विदेश नीति में शामिल है कि हम आतंकवाद को जड़ से मिटा के रहेंगे, न केवल भारत में वरन संपूर्ण विश्व से। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं तो बात करते हैं नवीन परमाणु नीति अपनाई हमने। देखिए, इससे पहले हम परमाणु नीति हमारी अलग थी, अगर हमने बात की हो, हम परमाणु नीति पहले की अलग थी, हमने परमाणु परीक्षण पर जोर नहीं दिया था उस समय, लेकिन हमने खुद ने परमाणु परीक्षण किए 1998 में। तो एक नवीन परमाणु नीति अपनाई हमने। दूसरा अगर पॉइंट की बात करते हैं, नवीन परमाणु नीति। देखिए 1998 में हमने जो 11 मई है और 13 मई, 11 मई और 13 मई को परमाणु परीक्षण किए। क्या किया हमने? परमाणु परीक्षण किए 11 मई और इसको। तो जो परीक्षण किए इसके संदर्भ में विश्व का रुख हमारे विरुद्ध था। लगभग सभी देशों ने इस बात में प्रतिक्रिया दी। फ्रांस ने भारत का साथ दिया। किसने? फ्रांस ने भारत की तरफ था और अमेरिका वगैरह सबने इसका विरोध किया। क्या किया? इसका विरोध किया। लेकिन हमने इस बात को तर्क के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश की कि अन्य लोगों ने जो आलोचना की है, फ्रांस ने साथ दिया, तथा अन्य लोगों ने जो आलोचना की है उसका कारण हमने ये भी कहा कि प्रथम हम आक्रमण किसी पर नहीं करेंगे। तो एक नीति हमने ये अपनाई कि जो परमाणु देश है वो प्रथम तय किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, प्रथम आक्रमण नहीं, मतलब आगे से हम किसी पर इस तरह का आक्रमण नहीं करेंगे। साथ में जो परमाणु रहित देश है उन पर किसी तरह का हमला नहीं करेंगे। परमाणु रहित देश, अगर हम बात करते हैं परमाणु रहित देशों की बात करें, परमाणु रहित देश है, देश पर आक्रमण नहीं। ये हमने नीति अपनाई कि परमाणु रहित देशों पर आक्रमण नहीं करेंगे जिन पर परमाणु नहीं है, परमाणु शक्ति नहीं है। और जो ये हमने परमाणु परीक्षण किए हैं ये सिर्फ हमने आत्मरक्षा के लिए किए हैं। इसका कारण क्या कहा हमने? ये सब क्या है? आत्मरक्षा के लिए। ये हमारा क्या है? हमने जो परमाणु परीक्षण किए हैं ये आत्मरक्षा के लिए किए हैं। हम प्रथम आक्रमण किसी पर नहीं करेंगे और परमाणु रहित देश पर हम कोई हमला नहीं करेंगे, उस पर तो हमला नहीं करेंगे और अन्य देशों पर प्रथम आक्रमण नहीं करेंगे। फ्रांस ने हमारा इस बात के लिए बिल्कुल स्वागत किया, सहयोग दिया। अन्य कुछ देशों ने आलोचना जरूर की जिसमें अमेरिका भी शामिल है, लेकिन हमने एक नवीन परमाणु नीति सब देशों के लिए एक तरीके से आमंत्रित किया। हमने 1999 में भारत ने नवीन परमाणु नीति के लिए सभी के विचारों को आमंत्रित किया 18 अगस्त 1999 में, और ये कहा कि जो भी परमाणु देश जिनके पास ये शक्तियां हैं वो प्रथम आक्रमण नहीं करेगा किसी पर और परमाणु रहित देशों पर हमला नहीं करेगा। ये सिर्फ हमारी आत्मरक्षा के लिए है। इसके बाद तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं भारत की विदेश नीति के। तो हम तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो रूस के साथ संबंधों की बात करते हैं। रूस के साथ घनिष्ठ संबंध। रूस के साथ पहले भी हम संबंधों की चर्चा कर चुके हैं, तो मैं लगभग सभी बातें आप लोगों को बता चुका हूं रूस के संदर्भ में। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो वाजपेयी के काल में रूस के साथ जो घनिष्ठ संबंध, पहले देखिए क्या था, जब संयुक्त संघ सोवियत संघ था वो भारत के साथ लिबरल था, भारत को आर्थिक सहायता प्रदान करता था, हम उनकी तरफ झुके हुए थे। लेकिन फिर हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ हो गया जैसे ही विघटन हुआ, क्योंकि रूस इतना ताकतवर नहीं रहा। उसके बाद पुनः हमने वाजपेयी जी के समय पे, अगर हम वाजपेयी जी के समय की बात करें तो पुनः रूस के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित होना शुरू हुआ। तो और पुतिन है जो यहाँ के
राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, जो भारत आते हैं और इन्होंने आतंकवाद की कड़े शब्दों में क्या की है, आलोचना की है। पुतिन ने 2004 में आतंकवाद की आलोचना की और इसके संदर्भ में भारत के साथ देने की बात की, हम भारत के साथ है आतंकवाद के विरोध में। तो एक तरीके से यह भी बात की, और यही नहीं, इन्होंने भारत के लिए स्थायी सदस्य के रूप में भारत को, अगर हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य के लिए सहयोग प्रदान करेंगे स्थायी सदस्य बनाने के लिए हम स्वीकार करते हैं। ये बात रूस ने कही, पुतिन ने कही, अगर हम बात करें 2014 के अंदर। और एक तरीके से 20 समझौते हुए हमारे, अगर हम बात की, हमने पहले भी बात कर चुके हैं, पेट्रोल से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है, परमाणु से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है, रक्षा से संबंधित, इस तरह के हमने ये क्या नाम है समझौते किए, करीबन 20 समझौते किए। अगर हम 2014 की अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा उरी हमला जब हुआ था भारत के ऊपर, तो उरी हमले का भी इन्होंने पूर्ण रूप में विरोध किया था और ये कहा था, और जो पाकिस्तान है उसको खरी खोटी सुनाते हुए उस पर कड़े लहजे में ये कहा कि हम आपकी आर्थिक सहायताएं बंद कर देंगे, आर्थिक सहायताएं रोकने की बात इन्होंने कही। तो रूस के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की कोशिश की वाजपेयी के समय, और मनमोहन सिंह के समय की बात है, उस समय बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए। उसके बाद मोदी जी के समय भी अगर हम बात करेंगे तो इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया रूस का। तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं, हम कह सकते हैं रूस के साथ हमारी बढ़ती मित्रता है, उसको हम देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के प्रति हमारा रुझान रहा है। दक्षिणी पूर्व एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया, देखिए दक्षिणी पूर्व एशिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम म्यांमार की बात कर सकते हैं। म्यांमार की बात कर सकते हैं, हम सिंगापुर की बात कर सकते हैं, हम सिंगापुर की बात कर सकते हैं, हम मलेशिया की बात कर सकते हैं। तो अगर हम म्यांमार की बात करें, तो म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, इनके साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, अच्छे संबंध हमने रुझान बनाया है। म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो हम बात की म्यांमार की, सिंगापुर की, मलेशिया की। तो क्या हुआ, जो आसियान हुआ था 2003 में, भारत की विदेश नीति के तहत इन्होंने आसियान जो सम्मेलन हुआ था, आसियान कब 2003 में, तो जो नव क्षेत्र है वो इनके लिए खोल दिए, नव क्षेत्र को क्या कर दिया, इनके लिए ओपन कर दिया। आसियान 2003 पे है। इसके अलावा सिंगापुर की बात करें 2000 में सिंगापुर के साथ, 2001 में मलेशिया के साथ, और उसके बाद पुनः सिंगापुर के साथ 2002 में हमने यात्राएं की यहाँ पर वाजपेयी जी की समय में। और इसके अलावा यात्राओं के साथ साथ हमने इनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की है, इनके लिए नव क्षेत्र खोले हैं, इनकी सहायता करने के लिए भी हमने तैयार रहे हैं। तो इस तरीके से हमने दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ क्या दिखाया है, रुझान दिखाया है, झुकाव दिखाया है, हम कह सकते हैं झुकाव दिखाया है। तो चौथे पॉइंट की हमने बात की। इसके अलावा सिंगापुर, मलेशिया की बात करने के बाद अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी एशिया की बात कर लेते हैं। पश्चिमी एशिया के प्रति गतिशील नीति अपनाई है। क्या, पश्चिमी एशिया के प्रति गतिशील नीति, पश्चिमी एशिया के प्रति गतिशील नीति। देखिए
अगर हम पश्चिमी एशिया की बात करें तो हम ईरान के साथ बात कर सकते हैं। ईरान के साथ हमने व्यापारिक समझौते किए 2001 में, ईरान के साथ व्यापारिक समझौते 2001 में किए। वाजपेयी जी जो तेहरान घोषणा पत्र हुआ 2001 में, उसके तहत हम कह सकते हैं 2001 में क्या आया, तेहरान घोषणा पत्र। इसमें हमने व्यापारिक समझौते किए हैं। तेहरान घोषणा पत्र की अगर बात करें 2001 में ईरान के साथ, कहां पर हुआ ये समझौते, तेहरान के अंदर हुए। कहां पर हुए, तेहरान के अंदर हुए। घोषणा पत्र में व्यापारिक समझौते हमने किए। इसके अलावा 2003 में हमने ईरान के साथ दिल्ली में समझौता किया। 2003 में हमने ईरान के साथ ही कहां पर, दिल्ली में समझौता, हमने दिल्ली में समझौता किया जिसमें हमने गैस तेल क्षेत्र में व्यापक सहयोग देने की बात की। किसके संदर्भ में, गैस के संदर्भ में, गैस तेल के में व्यापक सहयोग। तो अगर हम बात करते हैं पश्चिमी एशिया की, तो हम ईरान की इसमें प्रमुखतः बात करते हैं और कहते हैं हमने इनके साथ गतिशील नीति अपनाई है। 2001 में वाजपेयी जी गए, तेहरान गए और वहां पर तेहरान घोषणा पत्र व्यापारिक समझौते हुए। ईरान के जो यहाँ है, हमारे यहाँ दिल्ली समझौता हुआ जिसमें गैस तेल को लेकर के व्यापारिक समझौते हमने यहाँ पर इनके साथ किए और व्यापक सहयोग की हमने इनके साथ बात की। तो ये हमारे पश्चिमी एशिया के प्रति गतिशील नीति रही है। इसके अलावा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की एक महती भूमिका रही है। विदेश नीति के तहत हम बात उनकी भी करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों की। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंच में महत्वपूर्ण भूमिका विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर हम बात करते हैं G8 की, तो G8 जो कि के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन की अगर हम बात करें तो G8 और विश्व व्यापार संगठन में हमने विकासशीलता की बात की है, देशों के हितों की बात की है और हमने जो विकसित देश है उनको, जो विकासशील देश है उनकी समस्याओं से अवगत कराया है। अगर हम 2003 का G8 को देखें या हम G8 में जब भी G8 के सम्मेलन हुए, शिखर सम्मेलन हुए, हमने अंतरराष्ट्रीय मंच में भारत ने जो तृतीय विश्व के देश है या हम ये कह सकते हैं विकासशील देश है, उनकी समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखकर उनको हमने सुविधाएं देने की बात की है। हमने क्या क्या बातें कही है कि उसमें हमने ये बात की 4 सूत्री प्रोग्राम लेके आए हम G8 में 2003 में, उनकी बात कर लेते हैं। 2003 G8 के अंदर 4 सूत्री प्रोग्राम कार्यक्रम, 4 सूत्री कार्यक्रम के अंदर हमने निर्यात की बाधाओं को समाप्त करने की बात की कि क्या होना चाहिए कि इनकी निर्यात की जो बाधाएं हैं, क्या निर्यात की बाधाएं, निर्यात की बाधाएं ये क्या होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। निर्यात में जो बाधाएं आ रही है उनको क्या हो, समाप्त हो। उसकी बात की हमने किसके अंदर, 4 सूत्री प्रोग्राम के अंदर। G8 का जो 4 सूत्री प्रोग्राम हुआ उसमें हमने ये बात की। इसके अलावा जो विकसित देश है वो जो घरेलू सब्सिडी है उसको खत्म करे जिससे विकासशील देशों का व्यापार बढ़ सके। तो जो घरेलू सब्सिडी है, विकसित देश, जो विकसित देश है वो घरेलू है ना, जो विकसित देश है वो क्या करे, घरेलू जो सब्सिडी है ना, आप सब्सिडी जानते होंगे जिसमें
कम दाम पर सब्सिडी देकर सामान दिया जाता है, जो घरेलू सब्सिडी है उसको खत्म करेंगे तो इससे जो विकासशील देश है उनको फायदा होगा। इस बात की भी यहाँ पर बात की गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो विकासशील देश है उनकी जो श्रम शक्ति है उसका भी उपयोग करे विकसित देश। विकासशील देश की श्रम शक्ति, तो विकासशील देश है उनकी श्रम शक्ति का उपयोग। इसकी भी हमने बात की कि जो विकासशील देश है उनकी जो श्रम शक्ति है उनका उपयोग करे जिससे उनका अच्छे से विकास हो सके, तथा जो उनकी हम बात करते हैं विश्व दवा की बात करें तो विश्व दवा बाजार तक उनकी पहुंच बने। इसकी बात की हमने, विश्व दवा बाजार तक पहुंच बने। तो इस तरह हमने 4 सूत्री कार्यक्रम रखे 2003 में। कब? 2003 में 4 सूत्री प्रोग्राम बनाए जिससे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका एकदम से सबके सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हो गई। अगर हम G8 की बात करें तो G8 तथा विश्व व्यापार संगठन दोनों ने मिलकर के इस तरह के प्रोग्राम चलाए जिससे विकासशील देशों को फायदा हो सके। अब बात करते हैं, हम बराक ओबामा की बात कर लेते हैं कि बराक ओबामा की भारत यात्रा रही। अगर हम बात करें उनके संदर्भ में, उसको हम विदेश नीति में किस तरीके से देखते हैं। आप देखिए, मैंने अभी वर्तमान समय की विदेश नीति के आयाम नहीं बताए आपको, एक तरीके से नॉर्मल विदेश नीति चल रही है। अभी वर्तमान समय में मोदी जी कहां जा रहे हैं, किस तरह के समझौते कर रहे हैं, किन किन लोगों को लेकर के बात कर रहे हैं, श्रीलंका के साथ कैसी नीति अपना रखी है, अन्य देशों के साथ कैसी नीति, उनको हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, अलग अलग तरीके से बातचीत करेंगे। तो केवल अभी हम जो बात कर रहे हैं उनके प्रमुख 2014 से पहले की नीतियों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो बराक ओबामा की भारत यात्रा देखिए, बराक ओबामा की भारत यात्रा देखिए, अगर हम बात करते हैं बराक ओबामा की, तो बराक ओबामा की जो भारत यात्रा है उसके संदर्भ में हमने देखे तो कह सकते हैं हम कि एक अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की हमने अमेरिका के साथ। वो भारत आए यहाँ पर और यहाँ पर आकर के उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध भारत को सपोर्ट दिया, पाक को उन्होंने निशाना बनाया और पाक से कहा कि आपकी जमीन से आतंकवाद मुक्त होना चाहिए, आप किसी भी तरह अपनी जमीन का उपयोग नहीं करने दोगे। और भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में बताया। बराक ओबामा ने क्या बताया? भारत को एक विश्व शक्ति बताया, विश्व शक्ति बताया। दूसरी बात, पाकिस्तान को हिदायत दी कि वो पाकिस्तान अपनी जमीन का उपयोग, अपनी जमीन का उपयोग, अपनी जो जमीन है उसका उपयोग आतंकवाद के लिए नहीं करेगा। किसके लिए नहीं करेगा? आतंकवाद के लिए नहीं करेगा। आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का उपयोग नहीं करेगा। पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी। तो हम कह सकते हैं, इसके अलावा जो मुंबई विस्फोट हुए उसकी तीव्र आलोचना की बराक ओबामा ने और यूएनओ में स्थायी सदस्यता दिलाने का भी, यूएनओ में स्थायी सदस्यता के संदर्भ में भी भारत का समर्थन किया, हम कह सकते हैं। तो बराक ओबामा ने, हम कहें, भारत को एक तरीके से अपना मित्र राष्ट्र समझते हुए भारत के संदर्भ में पाकिस्तान को आतंकवाद के रूप में कहा कि तुम आतंकवाद की शरण दे रहे हो, उनको एक तरीके से हड़काया और हम कह सकते हैं स्थायी सदस्यता का समर्थन दिया और तथा भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में सामने रखा और मुंबई विस्फोट की उस समय बहुत बड़ी आलोचना की। इसके बाद हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की जापान यात्रा भी हुई 2014 में, इसको भी हम देख सकते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा, तो जापान के साथ इन्होंने टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, उद्योग के संदर्भ में 2014 में विदेश से उनको कहा कि भारत में आइए और निवेश करिए।
यहाँ पर उद्योग के रूप में हम आपको सुविधाएं प्रदान करेंगे और आप विनिर्माण क्षेत्र में आइए, मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर कंपनियां खोलिए, निवेश करिए। इस तरह की समझौतों के लिए जापान को आमंत्रित किया, हम कह सकते हैं इसमें नरेंद्र मोदी जी के लिए के द्वारा 2014 में। तो आज हमने भारत की विदेश नीति की कुछ चीजों को हमने देखा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें भारत की विदेश नीति के नए आयामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।